के सक्सेस पॉइंट पर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की फैकल्टी हूँ। बच्चों के काफ़ी टाइम से मेरे पास लॉकडाउन की वजह से डाउट आ रहे थे, क्योंकि उनकी कोचिंग क्लासेस अभी बंद हैं। तो काफ़ी टाइम से डाउट आ रहे थे कि भैया हमें इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो उन इकोनॉमिक्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने अपने यूट्यूब का एक नया सेशन स्टार्ट करा है। यूट्यूब के सेशन में हम इकोनॉमिक्स का शुरू से लेकर एंड तक का सारा कंटेंट पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर बेस्ड होगी। ये सारा सिलेबस मैंने इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स 12th क्लास के अंदर जितना भी हमारा सिलेबस है, उस 100 मार्क्स के सिलेबस में हमारी 3 चीजें हमें कवर करनी है, जिसमें पहली चीज आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमारे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक होगी। सेकंड आती है इसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक होगी। और थर्ड आता है हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क एक्चुअल में ये सारा का सारा जो भी जितने भी मार्क्स का होगा, ये तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें कवर करवाएंगे। ट्यूशन के अंदर जो तुम्हें मैक्सिमम क्लासेस जिसके बारे में दी जाएंगी, वो सिर्फ तुम्हारी मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इट्स इकोनॉमिक्स का 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर 40 मार्क्स में कवर होगा। और इस 40 मार्क्स में टोटल मिलाकर तुम लोगों को जो यूनिट्स पढ़नी है वो पढ़नी है 5 यूनिट्स 5 है। और हर यूनिट के अंदर अपने सेपरेट चैप्टर्स भी हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो लास्ट ईयर ही 12th क्लास में ऐड हुई थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें 3 यूनिट्स हमें यहाँ पर कवर करनी है इस वाले टॉपिक में, इस वाली बुक के अंदर। और ये बुक हमारी टोटल मिलाकर 40 मार्क्स में कवर की जाएगी। इस तरह से हमारे 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे और 40 मार्क्स हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होंगे। जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो तुम्हारे स्कूल में टीचर तुम्हें एक कोई भी अलग से एक टॉपिक देगा, जिसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। उस प्रोजेक्ट फाइल के तुम्हें 20 मार्क्स यहां से तुम सिक्योर कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स हैं, इसमें सबसे पहली यूनिट जो तुम्हें पढ़नी है, ये पढ़नी है नेशनल इनकम। अगर मैं पूरी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पूरी इकोनॉमिक्स में जो सबसे लेंथी यूनिट होगी, वो सबसे लेंथी यूनिट है नेशनल इनकम। और थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो थोड़ी टफनेस बच्चों के लिए, अगर टफ बोला जाए तो एक नेशनल इनकम ही ऐसा चैप्टर है जो वो थोड़ा सा टफ मानते हैं। नेशनल इनकम में एक्चुअल में आपको 3 डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिसमें एक कुछ फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में होगा, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, उसकी माइक्रो से थोड़ी कंपैरिजंस है, मैक्रो के कुछ बेसिक टूल्स जितने हम यूज करेंगे वो सारी चीजें मैक्रो के अंदर हमें यूज करनी होंगी। सेकंड हमें पढ़ना होगा इसके अंदर नेशनल इनकम, जो मेनली हमारा स्टार्ट होगा। जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम के अंदर हम सिर्फ नेशनल इनकम नहीं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नेशनल इनकम को हम हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम होती क्या है, तो हम तो नॉर्मली ये कह देते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे देश में जो इनकम कमा रहा है, और अगर हम उन सभी पर्सन्स की इनकम को जो हमारे देश में कमा रहे होंगे उनको जोड़ दें तो वो नेशनल इनकम है। ये आंसर बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो हमारी कंट्री के एक रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपनी कंट्री के अंदर रहता हूं, तो क्या मैं यहाँ का रेजिडेंट हूं? इन्हीं की कंडीशंस पहले तुम्हें इस चैप्टर में पढ़नी होंगी, और तब जाकर तुम ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमने नेशनल इनकम किसको कहा। अच्छा, भारत के अंदर कमाई जाने वाली इनकम क्या सिर्फ भारत की ही इनकम होगी, या फिर क्या उस इनकम को हम बाहर की इनकम में भी इंक्लूड कर सकते हैं? ये सारी इनकम्स के बारे में तुम पढ़ने वाले हो नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में हमें टोटल मिलाकर जो ये 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, उसमें थर्ड चैप्टर आएगा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। उसमें नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल सम्स होंगे जो तुम्हें ये बताएंगे कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं जिससे हम पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये हम तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे, तो ये तीनों टॉपिक मिलाकर हमारी यहाँ की फर्स्ट यूनिट बनेगी। और ये फर्स्ट यूनिट जो मैक्रो में है, ये फर्स्ट यूनिट अकेली हमारी 10 नंबर में कवर की जाएगी। ये अकेली यूनिट ऐसी है जो 10 मार्क्स में कवर होगी। सेकंड इसके अंदर जो यूनिट आती है वो आती है मनी एंड बैंकिंग। इस पूरी इकोनॉमिक्स की सबसे छोटी यूनिट अगर देखी जाए तो मनी और बैंकिंग है। मनी और बैंकिंग 2 अलग अलग चैप्टर हैं। मनी हम सभी ने सुना होता है, बट अगर तुम्हें ये डिफाइन करने के लिए है कि मनी होता क्या है, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? हमने मनी की फॉर्म पढ़ी है, मनी के बारे में हमने सुना है कि हमारी कंट्री के अंदर जो मनी होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, कॉइन्स में होगा या फिर वो पेपर नोट्स में होगा।
बट ये जो कॉइन्स और पेपर नोट्स होते हैं, ये कॉइन्स और पेपर नोट्स को इश्यू कौन करता है? क्या ये सारे बैंक बनाते हैं, या गवर्नमेंट के पास कोई अलग से कोई अथॉरिटी होती है जो मतलब इन कॉइन्स को नोट्स को बनाएगी? ये सारी चीजें ही हमारी किसके अंदर कवर होती है? मनी और बैंकिंग में। बैंकिंग में हमने पढ़ा है कि बैंक, हम जैसे हम बोलते हैं कि मैं बोलता हूं मेरा जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, बट मैं तो नॉर्मल पब्लिक का एक पर्सन हूं, पब्लिक के अंदर कवर होता हूं, और पब्लिक जब भी किसी बैंक के साथ डील करती है तो वो बैंक अलग होता है। बट हमने अपने देश में एक बैंक का नाम और भी सुना है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, या फिर मैं कह सकता हूं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, और हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई। मतलब बैंकों को भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करा जाता है। हर बैंक अलग अलग तरीके से अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हर बैंक लोन भी देता है, हर बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। बट ये सारी चीजें कैसे होती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे बैंकिंग में। जब मनी और बैंकिंग हमारे 2 चैप्टर्स कवर होंगे तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट होगी 6 मार्क्स में। थर्ड यूनिट जो हमारी इसके अंदर आती है वो आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन हमारे इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग करा जाता है। इकोनॉमी में जब डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, मार्केट की एक सबसे बेस्ट सिचुएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिस पर कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो और जिस पर सेलर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो भी सेटिस्फाई हो। अगर हम मार्केट में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, डिमांड और सप्लाई के लेवल को हमें किसी भी तरीके से बराबर लाना होता था। अगर मैं एक किसी सिंगल मार्केट की बात कर रहा हूं तो यही वाला कंसेप्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और जब हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, टोटल डिमांड, और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, टोटल सप्लाई। जब ये टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और वही इक्विलिब्रियम जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का होता है। इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम में जब हम मार्केट में डिमांड और सप्लाई के लेवल्स को कंट्रोल करते हैं तो कभी कभी डिमांड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी सप्लाई का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम्स आती है। जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिमूव करेंगे उसका एक टॉपिक भी तुम इस यूनिट के अंदर पढ़ोगे। एक्चुअल में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 3 टॉपिक हमारे कवर होते हैं। पहला टॉपिक जो एडी और एएस के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को बताएगा। सेकंड टॉपिक जो एडी और एएस में होने वाले जो इक्विलिब्रियम्स हैं या फिर इनकम और एम्प्लॉयमेंट के जो इक्विलिब्रियम होंगे इसके बारे में बताएगा। और थर्ड, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई के लेवल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर डिमांड बहुत ज्यादा घट जाती है, तो इन दोनों कंडीशंस को इकोनॉमी में कैसे रिमूव करा जाएगा वो चीजें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट में। और जब ये 3 चैप्टर्स हमारे कवर होंगे तो ये तीनों चैप्टर्स हमारे टोटल मिलाकर कितने मार्क्स सिक्योर करेंगे? 12 मार्क्स। ये यूनिट थर्ड हमारी 12 मार्क्स में कवर होती है। फोर्थ यूनिट आती है हमारी इसमें गवर्नमेंट बजट। एक्चुअल में गवर्नमेंट बजट एक सिंगल चैप्टर है जो पूरी यूनिट बनाता है, इसके अंदर कोई अलग चैप्टर कवर नहीं होगा। हम जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसे खरीदने से पहले हमें एक बजट बनाना होता है। बजट का मतलब, अगर मैं कहता हूं मार्केट से मैंने एक मार्कर खरीदा, पर मुझे पता है मार्केट में मार्कर जो मिलते हैं वो 10-15 रुपए से लेकर 50-100 रुपए तक आते हैं, तो मैं पहले से सोचकर जाऊंगा कि मुझे कितने रुपए तक का मार्कर खरीदना है। मान लो मैं अपनी जेब में 100 रुपए लेकर गया तो इसका मतलब मेरा बजट मैक्सिमम मेरे खर्चे को रिप्रेजेंट करेगा। मैं कितना खर्च कर सकता हूं वो मेरा बजट है। जरूरी नहीं मैं उतना खर्च करूंगा, बट जो मेरे पास अवेलेबल मनी है वो मेरा बजट कहलाएगा। गवर्नमेंट भी सेम यही काम करती है। हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की क्यों क्या क्या जरूरत है, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? गवर्नमेंट अगर बनाई गई है तो गवर्नमेंट चलती कैसे है? गवर्नमेंट चलती है तो ये सबको पता है, टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसी से चल रही है। बट ये टैक्स आता कैसे है? क्या गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स से ही पैसा मिलेगा? क्या गवर्नमेंट को टैक्स अलग किसी और सोर्स से पैसा नहीं मिलता? ये सारी चीजें A to Z मिलाकर बनाती है गवर्नमेंट के बजट को। और जब गवर्नमेंट खर्चे करती है तुम्हारी सोसाइटी को चलाने के लिए, अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर्स करती है, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़े लॉसेस भी होते हैं, घाटे भी होते हैं, डेफिसिट्स, और उन्हीं डेफिसिट्स के बारे में भी तुम गवर्नमेंट बजट्स में पढ़ोगे।
और जब ये गवर्नमेंट बजट तुम्हारा कंप्लीट होगा तो ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 6 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर करेगा। इस बुक की मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट जो है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हमें कवर करने होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट, और सेकंड चैप्टर आता है इसके अंदर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि हम अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं। मान लो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जाना है। अब अगर मैं यूएसए जाना चाहता हूं तो यूएसए जाकर मैं वहां पर अपनी इंडियन रुपीज, मतलब वहां पर अपने रुपीज की करेंसी को नहीं चला सकता। मुझे वहां पर खर्च करने के लिए डॉलर चाहिए। मान लो मैं कहता हूं मेरे को $50,000 चाहिए, वहां जाना है और मेरे पॉकेट में $50,000 होने चाहिए। बट जो $50,000 है मैं कहां से एक्सचेंज कराऊं? कौन है जो मुझे इसके बारे में, एक्सचेंज के बारे में बताएगा? और एक्सचेंज करेंगे भी तो 50,000 के बदले मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? अच्छा, अगर मैंने डॉलर बहुत ज्यादा खरीदे तो क्या इंटरनेशनल मार्केट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाले पार्ट में। जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि 2 कंट्री बीच में आ जाती हैं, हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जब हम अपनी कंट्री से कोई भी किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, उस ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की एक्चुअल में एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। मान लो मैं इंडिया में रहता हूं और मेरा एक फैमिली मेंबर है जो जापान में रहता है। मैंने इंडिया से जापान कुछ मनी ट्रांसफर करा, मुझे उसके बदले तो कोई सर्विस नहीं मिली, ना ही मुझे उसके बदले कोई गुड्स रिसीव हुई, बट ट्रांसफर तो हुआ, मॉनेटरी वैल्यू भी है, ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला जाता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जितने भी प्रॉपर ट्रांजैक्शंस करेगी उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और वो जो रिकॉर्ड बनाया जाता है उसी का एक प्रॉपर स्टेटमेंट कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो 2 टॉपिक हैं, फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों के दोनों टॉपिक हमारे 6 मार्क्स में कवर होंगे। और जब ये 5th यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो सारा ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो हमारी इस बुक में, इसमें इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक आती है, ये आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाम से ही तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है। डेवलपमेंट बहुत सारे होते हैं, बट हमें सिर्फ वही वाला डेवलपमेंट पढ़ना है जो इकोनॉमी से रिलेट करेगा, इकोनॉमिक चेंजेस से। इकोनॉमिक चेंजेस में होने वाले जो डेवलपमेंट हैं, इकोनॉमी में होने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं, वो टोटल मिलाकर 3 यूनिट्स में क्लासिफाई करे गए हैं। पहली यूनिट ये कहती है कि तुम ये पढ़ो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है 1947 से लेकर 1990 तक कितने हुए। इंडिया के एक्चुअल में इस बुक को 3 डिफरेंट सेशन में बांटा गया है। एक 1947 से 1950, दूसरा 1950 से 1990 और तीसरा 1990 से आज करंट एट प्रेजेंट जो भी टाइम चल रहा है। इन 3 डिफरेंट टाइम गैप में हमें ये वाली बुक पढ़नी है। इंडिया की जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1940 से 1990, 1947 क्यों लिया गया? क्योंकि 47 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिया एक्चुअल में जो बना वो 1947 में बना। उसके बाद ही ये बताया गया, इंडिया जो मतलब इंडिपेंडेंट हुआ वो 1947 में। उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर ये कहा गया कि हमारी कंट्री को पहले से डेवलप करने की जरूरत है, और डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी बनी। गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के कमीशंस बनाए, जैसे प्लानिंग कमीशन सबसे पहले आया था, अलग अलग तरीके के 5 ईयर प्लान्स बने। ये सारी चीजें कैसे कैसे अप्लाई हुई इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इनके इंप्लीमेंटेशन से कैसे कैसे इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, ये सारा का सारा कंटेंट तुम्हारा होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अंदर। और इसी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बाद जब 1991 आ गया, 1991 तक ये सारे एक्सपीरियंसेस चलते रहे, तो 1991 में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड में था। और उस क्राइसिस के बारे में बताया जाता है कि इंडिया के पास फॉरेन करेंसी ऑलमोस्ट बिल्कुल नील होने वाली थी। इंडिया के पास इतनी करेंसी बची थी, मात्र 7 दिन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम किसी दूसरी कंट्री के साथ कर सकते थे। और अगर वो 7 दिन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत हैवी स्लोडाउन्स आते। तब हमारी कंट्री में 1991 में एक डिसीजन लिया गया था, जब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर पीएम नरसिम्हा राव हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि हमारी कंट्री के
जो कंडीशंस हैं उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, और जब वो सुधार करी गई तो उसी को, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड सुधार थे, तो उन्हीं को नाम दिया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हुए थे? 1991 से। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारा इस बुक का एक बहुत मेन कंटेंट बन जाएगा। फर्स्ट यूनिट हमारी टोटल मिलाकर 12 मार्क्स में है, 12 मार्क्स में, और ये 12 मार्क्स में जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हमारे टोटल मिलाकर, अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बताऊं, टीआर जन के अकॉर्डिंग, तो हमारे 6 चैप्टर्स हैं जो इस फर्स्ट यूनिट में हमारे कवर होंगे। सेकंड यूनिट आती है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। जैसे हम करंट में सुनते रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि करंट में इंडियन इकोनॉमी ये फेस क्यों कर रही है, इसके रीजंस क्या है? इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स इनिशिएट करें जिनकी वजह से इनको दूर किया जा सकता है? पॉवर्टी का लेवल है, पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चला रखी है, उनको पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये सारी चीजें करंट में गवर्नमेंट के सामने उनके चैलेंजेस हैं कि गवर्नमेंट को इनको बेटर करना है पहले से। ये सारे चैलेंजेस तुम इस सेकंड यूनिट में पढ़ोगे, और इस चैलेंजेस के अंदर भी टोटल मिलाकर 6 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में इसमें भी 6 चैप्टर्स होंगे, सेकंड यूनिट में इसमें भी 6 चैप्टर्स होंगे, बट सेकंड यूनिट 22 मार्क्स को सिक्योर करेगी। फर्स्ट यूनिट में वो 6 चैप्टर जो थे वो 12 मार्क्स सिक्योर कर रहे थे, बट सेकंड यूनिट के जो हमारे टोटल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं वो हमारे 22 मार्क्स को कवर करेंगे। लास्ट यूनिट इसके अंदर आती है डेवलपमेंट कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज क्यों ली गई है? क्योंकि सबसे पहले हम तो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया तो होगा ही होगा, बट इसकी चाइना और पाकिस्तान की बात करी जाए तो इसकी ये नेबर कंट्रीज हैं, और हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है इसके साथ कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दिखता है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया जीडीपी के बारे में कंपैरिजन आ सकती है। जीडीपी से अलग कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान इंडिया से आगे है, या इंडिया पाकिस्तान से आगे है, या चाइना पाकिस्तान से आगे? इन तीनों में आपस में हर तरीके से हमें कंपैरिजंस करने होंगे, और जब हमारा ये वाला कंपैरिजन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो ये टॉपिक हमारा 6 मार्क्स से सिक्योर करेगा। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टोटल मिलाकर हमारी 80 मार्क्स सिक्योर करती है, और जो लास्ट हमारा इन सबसे पार्ट बचता है वो है प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपके स्कूल वाले जो भी टीचर होंगे वो टीचर हमारे कवर करवाएंगे। वो तुम्हें एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको फाइल बनानी होगी, और उस फाइल का आपको टोटल मिलाकर 20 मार्क्स मिलेंगे। ये हमारा सारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का। इस सिलेबस में स्टार्टिंग हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट होगी हमारी इस फर्स्ट यूनिट से। नेशनल इनकम का जो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक मतलब नेशनल इनकम पढ़ने के लिए सबसे पहले जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए उन सारे कंपोनेंट को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी जिसको भी ये मतलब वीडियो सही लगे उसको इसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।